नमस्कार दोस्तों, CDS 2 2021 के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। पॉलिटी का पार्ट 1 हमने देखा। आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे पॉलिटी के CDS 2 2021 में आए हुए। ये मैं सेट ए यूज़ कर रहा हूँ। 52nd तक हमने देख लिया था। 53rd नंबर देखिए। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से कथन करेक्ट हैं। स्पीकर में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज हर मदर टंग इफ़ ही सी कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस इन आइदर हिंदी और इंग्लिश। यानी लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है यदि वह हिंदी में या इंग्लिश में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सके तो। दूसरे स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है पार्लियामेंट्री कमेटी के जो बिजनेस होंगे वो ट्रांजैक्ट किए जाएंगे या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तीसरा कहा गया जो माइन्यूट होगी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की ये इनवेरिएबली प्रिपेयर्ड की जाएगी हिंदी में या फिर इंग्लिश में। इनवेरिएबली का मतलब होता है निरअपवाद रूप से, यानी बिना कोई एक्सेप्शन के, या तो हिंदी में बनेगी या फिर इंग्लिश में और इसमें कोई प्रकार की एक्सेप्शन नहीं देखी जाएगी। बात करें अगर इस क्वेश्चन के सोर्स की तो ऑफकोर्स लक्ष्मीकांत बुक के अंदर कवर्ड है, बट मैं बेयर कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करता हूँ इस तरह के आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन के लिए। देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 120 आर्टिकल 120 में बताया गया है कि पार्लियामेंट में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। हमें बोला गया है कि जो पार्लियामेंट में जो बिजनेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे वो हिंदी या फिर इंग्लिश में होंगे। इसी के बाद ये बताया गया है प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, यानी राज्यसभा के चेयरमैन या फिर लोकसभा के स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच या फिर इनकी कैपेसिटी में कोई और पर्सन एक्ट कर रहा हो मे परमिट एनी मेंबर हु कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिंदी और इन इंग्लिश टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। यानी अगर कोई MP हिंदी या फिर इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है तो किसी भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है, पर इसके लिए अगर वो राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन से, और अगर वो लोकसभा के MP हैं तो लोकसभा के स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी। यह आर्टिकल 120 के अंतर्गत है। हमने यहाँ पे देखा कि जो स्पीकर है उनसे परमिशन लेने के बाद कोई भी MP खुद को अपने मदर टंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर वो हिंदी या इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है तो, यानी फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्री कमेटी के बिजनेस की तो या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में ट्रांजैक्ट किए जाएंगे। ये दोनों पार्ट आर्टिकल 120 के क्लॉजेस के अंतर्गत हमने देखे। नाउ तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। द माइन्यूट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी आर प्रिपेयर्ड, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में ये बात बोली गई है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, इसलिए गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने लैंग्वेजेज यूज्ड इन द लोकसभा जो पार्ट 36 में चैप्टर 36 के अंतर्गत दिया गया है उसके अंदर बात की गई है किस तरह से कौन कौन से लैंग्वेजेज यूज़ होंगे। यहीं पे अगर आप देखें तो कहा गया है द माइन्यूट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर इनवेरिएबली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड टू द हाउस बोथ इन हिंदी एंड इन माइन्यूट्स और रिपोर्ट होंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिपेयर किए जाएंगे, ना कि केवल एक भाषा में। हमने यहाँ पे देखा कि हिंदी और इंग्लिश नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिपेयर किए जाएंगे, ना कि केवल एक भाषा में। यहाँ पे हमें कहा गया या तो हिंदी में प्रिपेयर किए जाएंगे या फिर इंग्लिश में, जो कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। क्यों? क्योंकि थर्ड यहाँ पे गलत है। हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन बी। नाउ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट थर्ड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। हमसे पूछा गया है कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट मीनिंग रखता है। क्या ये सिर्फ भारत सरकार को ही रेफ़र करता है? दूसरा बोला गया ये सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफ़र करता है। तीसरा कहा गया है इसका आशय केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट है। चौथा कहा गया है इसका आशय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल और अदर अथॉरिटीज़ भी इसमें शामिल हैं। अगेन स्टेट की डेफिनेशन आपको किसी भी पॉलिटी बुक में मिल जाएगी, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मिल जाएगी। स्टेट की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 12 में पार्ट 3 में दी गई है कि जो स्टेट का अर्थ है, स्टेट में कौन कौन सी बातें शामिल होगी। देखिए ये साल भर चर्चा का विषय बना रहता है किसी ना किसी रूप में कि स्टेट में वेदर LIC शामिल होगी या नहीं, या डिफरेंट जो बॉडीज़ होती हैं वो शामिल होंगी या नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत भारत सरकार की गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ये दोनों शामिल है, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन। इसके अलावा गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर भी शामिल है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो कि स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। उसके अलावा लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये चारों चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। उसके बाद हमें बात की गई है LIC, ONGC, सेल जो कि नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें भी स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
सो यहाँ से ये बात साबित होती है स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस में स्टेट को डिफाइन किया गया है और हर तरह के एजेंसीज को इंक्लूड किया गया है। इट इज़ द एक्शन ऑफ दिस एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत स्टेट की मीनिंग में ये शामिल हो सकते हैं प्राइवेट बॉडी और एजेंसी भी, जो कि स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स में वर्क कर रही है। सो हमने यहाँ पे देखा कि भारत सरकार के अलावा पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इसके अलावा लोकल अथॉरिटीज़ भी शामिल होती हैं, इवन नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ भी शामिल होती है। तो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। पूछा गया है कि किस स्टेट में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगर आप ऑप्शन में देखें आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक, पॉपुलेशन वाइज भी आप सोचें तो बिहार की सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा की बिहार में ही देखने को मिलेगी। वैसे इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं लेकिन आपको रटने नहीं है। अगर आपको जनरल आइडिया भी है कि टॉप 3 स्टेट, टॉप 5 स्टेट्स में कौन कौन से राज्य शामिल हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राज्यसभा में 11 सीटें हैं, बिहार की 16 है, राजस्थान की 10 और कर्नाटक की 12 सीटें। तो सबसे ज़्यादा बिहार का यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में पंचायत के अंतर्गत वुमेन के सीट्स रिजर्व करने की बात की गई है। आर्टिकल 243D, 243C, 243B या 243E, ये 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। सो नाउ इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो अगेन लक्ष्मीकांत बुक के अंदर कवर्ड है, बट मैंने बेयर कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। यहाँ पे आप देखिए आर्टिकल 243D के अंतर्गत सीटें रिजर्व की बात की गई है पंचायत्स में। इसके अंतर्गत बताया गया स्टेट सीट्स सेल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये क्लॉज 1 के अंतर्गत है। क्लॉज 2 में बताया गया नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व अंडर क्लॉज 1 सेल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इसके अलावा अगर आप क्लॉज 3 देखें तो इसमें बताया गया नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत सेल बी रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 सीटें रिजर्व करने की बात की गई है वुमेन के लिए एंड सच सीट में बी अलॉटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द पंचायत। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर ऑप्शन सी, आर्टिकल 243D में वुमेन्स के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करने की बात की गई है। सो लक्ष्मीकांत बुक के अंदर पूरे पंचायत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे कवर किया गया। तो इसमें कुछ आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल स्टेट PSCs और इवन UPSC में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें से जैसे आर्टिकल 243A में ग्राम सभा की बात की गई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243D में जो सीटें रिजर्व करने की बात की गई है। इसके अलावा 1-2 आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये रिजर्वेशन की बात है ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से भी एसोसिएटेड आप कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ही मांग उठती है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी वुमेन्स की कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे पंचायत के अंदर ये प्रोविज़न है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कंसेप्ट को दिखाता है। तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं न्यूज़ में एसोसिएटेड होती हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73rd नंबर। सो 56 से लेकर 73 तक हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो कि मैंने कवर कर दिए हैं ऑलरेडी। हमसे पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है। टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, यानी जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाए जाते हैं वो स्टेट लिस्ट का भाग है। दूसरा कहा गया प्राइस कंट्रोल जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तीसरा कहा गया इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट के अंतर्गत नहीं आता। और चौथा कहा गया फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, ध्यान दीजिए। सो आपको पता होगा हमारे 7th शेड्यूल के आर्टिकल 246 के अंदर 3 तरह के लिस्ट में पावर्स को डिवाइड किया गया है। उसके अंतर्गत यूनियन लिस्ट में देखते हैं तो अगर आप यूनियन लिस्ट में देखें तो डिफेंस, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेज इस तरह की बातें की गई, CBI। और इसके बाद अगर सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की जो बातें हैं। इसके अलावा लॉटरीज ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इसी तरह से इंश्योरेंस की बात की गई है, बैंकिंग की बात की गई है। ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट में है। स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है। स्टॉक एक्सचेंज भी यूनियन लिस्ट का पार्ट है। इसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर की स्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें। और इसे देखिए रटना नहीं है आपको, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे कि हाँ कौन कौन सी बातें यूनियन लिस्ट का पार्ट हो सकती हैं तो इसे आप देख सकते हैं। इस तरह से स्टेट लिस्ट के अंदर पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसके बाद रिलीफ ऑफ द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल, बरियल्स एंड बरियल्स ग्राउंड, इस तरह की बातें हैं।
सो इंश्योरेंस तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, लेकिन यहाँ नॉट बोल दिया गया, तो हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये बात गलत है, क्योंकि इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं यूनियन लिस्ट के, इतने सारे लिस्ट हैं, 100 खुद यूनियन के अंतर्गत हैं, तो ये चीज़ें आपको रटनी नहीं, बस आप अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिटीजनशिप, जो ये सब बातें हैं वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बाकी भी समझ लीजिए, हो सकता है इन फ्यूचर रिपीट करें। फॉरेस्ट वाला जो पार्ट है वो कंकरेंट लिस्ट का है। इसके बाद टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, उसके बाद पुलिस, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट का पार्ट है। प्राइस कंट्रोल अगेन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74th नंबर। हमसे पूछा गया है कि इंडिया के फेडरल सिस्टम में कौन सा नेचर नहीं देखा जाता, कौन सी बात यहाँ पे गलत है। पहला है, देयर इज़ नो इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब राज्यसभा होता है, यानी राज्यसभा में स्टेट्स, जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं देश में, उनमें कोई इक्वलिटी नहीं देखी जाती रिप्रेजेंटेशन में। दूसरा कहा गया, सिक्किम स्टार्टिंग में इनिशियली एक फुल फ्लेजेड स्टेट के रूप में यूनियन में यानी भारत संघ में शामिल नहीं हुआ था। तीसरा कहा गया, स्पेशल प्रोविज़न लेट डाउन किया गया हमारे संविधान में आंध्र प्रदेश के लिए आर्टिकल 371D के अंतर्गत। चौथा बोला गया, हमारे जो भारत का संविधान है वो फेडरल गवर्नमेंट को इनेबल करता है टू एक्वायर द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटरी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी जब देश में इमरजेंसी की स्थिति लगेगी तो वहाँ पे हमारा देश जो यूनिटरी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेगा उस टाइम पे। सो नाउ देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस, ऑप्शन बी और डी, ये आपको कंफर्म पता होंगे कि सिक्किम स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरीज का दर्जा मिला, फिर बाद में ये स्टेट के रूप में शामिल हुआ। नाउ किस ईयर सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऑप्शन डी अगर आप देखें, जो हमारे संविधान है देश का, उसमें फेडरल गवर्नमेंट में ये भी बात आपको अच्छे से पता होगी कि यूनिटरी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है जब इमरजेंसी की बात आती है, सेंटर के हाथों में पावर दी जाती है। बहुत लोग ए और सी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़ हुए थे, तो डायरेक्टली आर्टिकल्स पे बात करते हैं। सो ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत बुक्स के अंदर अगर आप देखें राज्यसभा की बात की गई है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है कि जो सीट अलॉट होगी स्टेट में राज्यसभा को लेके वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी। अब हर स्टेट की पॉपुलेशन तो अलग अलग है, इसलिए जो सीटें होंगी वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगी। तो देखिए हमारे इंडिया के फेडरलिज्म के अंतर्गत ये है, लेकिन अगर आप यूएस सीनेट को देखें तो वहाँ पर प्रत्येक स्टेट को लेके सीट कन्फर्म रखी गई है, लेकिन हमारे देश के अंतर्गत जब राज्य की पॉपुलेशन जिस बेसिस पे, उसी बेसिस पे सीटें निर्धारित की जाएंगी। सो हमने यहाँ पे देखा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कोई इक्विलिटी नहीं है रिप्रेजेंटेशन में स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जो प्रत्येक राज्य की पॉपुलेशन है वो अलग अलग है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो गलत है यहाँ पे, ऑप्शन सी। तो देख लेते हैं इसमें क्या गलती है। इसमें कहा गया है कि सम प्रोविजन जो है वो लेट डाउन किए गए हमारे संविधान में आंध्र प्रदेश को लेकर, वो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 371D के अंतर्गत। सो लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 37 में स्पेशल प्रोविज़न की बात की गई है स्टेट्स को लेके। देखिए विभिन्न राज्यों के द्वारा अलग अलग समय पर मांगे उठी कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, और इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी मिला है। सो आर्टिकल 371D में आर्टिकल 371D और 371E के अंतर्गत स्पेशल प्रोविज़न की बात की गई आंध्र प्रदेश को लेके, लेकिन 2014 में आर्टिकल 371D को एक्सटेंड कर दिया गया तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के तहत। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविज़न की बात की गई है, 371 में नागालैंड की, फिर 371B के अंतर्गत असम की, 371C में मणिपुर के स्पेशल स्टेटस की बात की गई, 371D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। यहाँ पे वर्ड पे फोकस करिए, OR वाला और है। सो ये हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की गई है, ना कि एक्सक्लूसिवली तेलंगाना की, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत बनता है, ऑप्शन सी। अगेन देखिए थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि ए, बी और डी कंफर्म ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी कंफर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। हमारे देश का संविधान गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट। ऑफकोर्स सही बात है, हमारे संविधान के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन किन चीज़ों को लेके संबंधित हो सकते हैं? पहला डिफेमेशन, दूसरा डिसेंसी और मोरलिटी, तीसरा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। यानी अगर आपको स्वतंत्र वाक्य की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका अर्थ ये नहीं कि डिफेम कर सके, डिसेंसी और मोरलिटी पर बात करें और इंसाइटमेंट करें किसी ऑफेंस को लेके। सो बात करते हैं आर्टिकल 19 की।
राइट टू फ्रीडम है इसके अंतर्गत, और 6 तरह के प्रोटेक्शन राइट के की प्रोटेक्शन की बात की गई है। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसके अलावा आप असेंबल कर सकते हैं पीसफुली बिना आर्म के। एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की राइट है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप मूव कर सकते हैं। रिजाइड और सेटल होने की भारत के किसी भी पार्ट में है, और कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत अगर आप देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, तो बहुत सारी फ्रीडम दी गई हैं, जैसे राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यू, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ध्यान रखिए फ्रीडम ऑफ द प्रेस किस आर्टिकल के अंतर्गत कवर्ड है, आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, बट अगेन इसमें भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है। इसके बाद अगर आप देखें तो स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके, डिसेंसी और मोरलिटी को लेके, पब्लिक ऑर्डर, रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, और डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये तीनों आप देख सकते हैं। डिसेंसी और मोरलिटी पहला था हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत, डिफेमेशन भी था, और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस भी था। सो ये तीनों ही एक्सेप्शंस हैं, हमने देख लिया 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन डी। ना देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उससे, बट हम लोग मेन फोकस करते हैं कि इसमें क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, वो भी आपको कवर करना है। उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर भी। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम लोग देखें सीडीएस का ही, सो देखिए सीडीएस 2015 में पूछा गया था कि जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किस चीज़ को लेकर सब्जेक्ट है? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर। तीसरा ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज। चौथा था डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ गलत है, बाकी तीनों सही है। ऑफ कोर्स डिफेम करने की और इंसाइटमेंट किसी ऑफेंस को लेके, ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के अंदर हमें नहीं दिया जाएगा। नाउ अगर आपको जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात की गई, इसको लेके कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन टू अगेन बेयर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप देख सकते हैं। इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज टू द रेफरेंस टू हिंदूज सेल बी कंस्टिट्यूड एज इंक्लूडिंग अ रेफरेंस टू पर्सन प्रोफेसिंग द सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन, एंड द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेल बी कंस्टिट्यूड अकॉर्डिंगली। इसके अलावा आप यह भी देख सकते हैं, इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। इसलिए इसके करेक्ट आंसर में 1, 2 और 3 ही इंक्लूडेड होंगे। सो ये सब क्वेश्चन दिखाने का मेरा मोटिव ये होता है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के डिमांड को समझें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े तो आपको पता चले हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। हाँ देखिए, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, हम इमरजेंसी को जब प्रोक्लेम किया जाएगा, तो ये किस अमेंडमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया था? आर्टिकल 39, 40, 42 या 44? सो दोस्तों अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसके अंतर्गत आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो 38th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 का, उसने जो नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन थी उसे इम्यून कर दिया था जुडिशियल रिव्यू से, कि अब जुडिशियल रिव्यू इस पर नहीं लगाया जा सकता नेशनल इमरजेंसी पर। लेकिन ऑफकोर्स इस प्रोविज़न को डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में, और ये इसे जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया गया। और फर्दर मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन होगी उसे कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। किन ग्राउंड्स पे? मेलाफाइट के ग्राउंड्स पे, और द डिक्लेरेशन वर बेस्ड ऑन होली एक्सट्रान्यूअस और इररिलेवेंट फैक्ट एंड इन एब्सर्ड और प्रिजर्व। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीज़ें बातें थी। आर्टिकल 38 में नेशनल इमरजेंसी को इम्यून कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू से। सो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 38th अमेंडमेंट नहीं है, तो मुझे लग रहा है आई थिंक इस सेट में कोई एरर होगी। इसका करेक्ट आंसर 38th अमेंडमेंट एक्ट है। मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा अदर सेट से, उसके बाद इसे अपडेट कर दूंगा। सो ये वैसे ये क्वेश्चन उतना हार्ड था नहीं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा 38th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। और इसके बाद 44th में इस प्रोविज़न को भी हटा दिया गया। ये इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड की बेसिकली बात थी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के और भी हैं, जैसे 89, 91 काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताना मेरा मकसद नहीं है इस चैनल का, मैं चाहता हूँ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँ। सो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो बाकी के वीडियोज़ को भी कवर कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों